हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। बच्चों, आज हम 11th की फिजिक्स में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन न्यूटन के गति के नियम का उल्लेख करने जा रहे हैं। आप लोग, आज हमारा जो लेक्चर है, दिस इज फर्स्ट लेक्चर, न्यूटन्स लॉ पर होगा। तो आप लोग इस फर्स्ट लेक्चर को हमारे ध्यानपूर्वक सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। आप लोगों को ये पता है गति क्या है। यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो, यदि किसी वस्तु के स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो तो वस्तु गतिशील होती है। यदि वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है, 1 सेकेंड पश्चात वस्तु जहां पर थी वहीं पर स्थित रहती है, तो वस्तु कही जाती है रेस्ट में या विराम में। जैसे मान लीजिए मेज पर एक बुक रखी है, अभी हम देख रहे हैं तो मेज पर है, 1 घंटे बाद हम देखें तो मेज पर है, 2 घंटे बाद देखें तो मेज पर है। इसका मतलब वो वस्तु क्या है, समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसका मतलब वो वस्तु क्या है, विराम में है। बट हम रोड पर चलने वाली एक कार को देखा, अभी हमारे पास से एक कार गुजरी है, 1 सेकेंड पश्चात हम उसको 100 मीटर दूर आगे देख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वस्तु की स्थिति में समय के साथ यदि परिवर्तन होता है तो वस्तु क्या होती है, गतिशील होती है। कालांतर में बहुत वर्षों पूर्व 16वीं शताब्दी में बच्चों, एक महान साइंटिस्ट इंग्लैंड में हुए जिनका नाम था गैलीलियो। गैलीलियो ने इस गतिशील और विरामावस्था में स्थित वस्तुओं पर एक अपना वैज्ञानिक शोध किया और पाया कि संसार में जितनी भी वस्तुएं, चाहे वो जिस अवस्था में हो, चाहे वो गति की अवस्था में हो अथवा विरामावस्था में हो, उनके अंदर अपनी स्थिति को बनाए रखने की प्रवृत्ति होती है। इसी प्रवृत्ति का नाम उन्होंने जड़त्व दिया, इनर्शिया बताया। इस प्रवृत्ति का नाम उन्होंने इनर्शिया बताया, यानी जड़त्व बताया। जड़त्व क्या है, किसी वस्तु को अपनी स्थिति 2 बताए, गति की स्थिति और विराम की स्थिति। संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं उनमें 2 स्थिति हो सकती है, या तो गति में होंगी या तो विराम में होंगी। तो ये 2 स्थितियां, चाहे वो गति की हो चाहे वो विराम की स्थिति हो, दोनों स्थितियों, गति की स्थिति में भी और विराम की स्थिति में भी जो भी वस्तुएं होती हैं उनको अपनी स्थिति को बरकरार रखने की प्रवृत्ति होती है। इसी प्रवृत्ति का नाम जड़त्व है, इसी को जड़त्व कहते हैं। हम अगर इसको साइंटिफिक तरीके से डिफाइन करें तो इसको ऐसे कह सकते हैं, जब कोई वस्तु गत्यावस्था में हो अथवा विरामावस्था में हो तो उसकी गत्यावस्था अथवा विरामावस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं, है ना। ये उसके अंदर नेचुरल क्वालिटी होती है। इस क्वालिटी को बरकरार रखने की जो
स्वाभाविक गुण उसके अंदर होता है उसको हम क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। उन्होंने ये बातें बताई, तो जब ये बातें बताई उन्होंने एक एग्जाम्पल लिया और बताया कि कोई गतिशील वस्तु एक बार अगर गति में हो जाए तो वह गति करती रहेगी, या विराम की वस्तु विराम अवस्था में अगर हो जाए तो विराम में ही रहेगी। जब गैलीलियो ने स्टेटमेंट दिया बच्चों, तो उस समय पूरे वर्ल्ड के जितने भी साइंटिस्ट थे उन सब में एक हलचल पैदा हो गया। वो हलचल क्या था? उन्होंने एग्जाम्पल के द्वारा बताया कि अगर साइकिल को चला के छोड़ दिया जाए, बाइसिकल को चला करके छोड़ दिया जाए, तो आपको फिर दोबारा बाइसिकल चलाने की जरूरत नहीं है, वह चलती रहेगी, अनवरत चलती रहेगी। ऐसा गैलीलियो ने बताया। तो सारे संसार के साइंटिस्टों ने इसका अध्ययन किया, और आप लोग भी दैनिक जीवन में अध्ययन करते हो कि साइकिल एक बार चला करके अगर छोड़ दो तो कुछ दूर जाने के बाद साइकिल रुक जाती है, आपकी बाइसिकल रुक जाती है। इसका मतलब गैलीलियो ने गलत बताया? जी नहीं, गैलीलियो ने गलत नहीं बताया। उस समय के साइंटिस्टों ने उसको गलत फीलिंग किया, उनको समझ में नहीं आया। जैसे आप लोगों को अभी इस बात का समझ नहीं पा रहे हैं कि वास्तव में क्या ये सही है या गलत है। वास्तव में उन्होंने जो कुछ भी बताया वो सही बताया है। साइकिल आपकी अगर एक बार चला के छोड़ दी जाए तो चलती रहेगी। उन्होंने इस बात को बताया था, मैं भी कह रहा हूं कि ऐसा ही होगा, लेकिन उसमें कुछ संशोधन करने की जरूरत हुई। तो लगभग 16वीं शताब्दी के पश्चात 17वीं शताब्दी में भौतिक विज्ञान के जनक, फादर ऑफ फिजिक्स, सर आइजैक न्यूटन का जन्म हुआ, जिनको हम भौतिक विज्ञान वाले बहुत ही आदर और सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और उनको नमन करते हैं, क्योंकि सर आइजैक न्यूटन ने इस संसार में आज जितनी खुशियां मिल रही हैं, जितने गाड़ी, मोटर, पंखा, कूलर, फैन आप दुनिया में देख रहे हैं, ये अगर न्यूटन का नियम न आया होता, न्यूटन जैसा महान साइंटिस्ट अगर पैदा न हुआ होता, तो शायद हमको इस प्रकार की खुशियां न मिल पाती। तो मैं और हमारे जैसे साइंस के जितने भी शिक्षक और स्टूडेंट होंगे उनको बार बार नमन करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस संसार को बहुत बड़ी खुशियां दी। बच्चों, साइंटिस्टों ने रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद ये पाया कि अभी तक संसार में 2 ऐसे महान पुरुष हुए। फर्स्ट, दैट इज कॉल्ड फादर ऑफ फिजिक्स, सर आइजैक न्यूटन, एंड सेकेंड, एल्बर्ट आइंस्टीन। सर आइजैक न्यूटन इंग्लैंड में पैदा हुए थे। उन्होंने भौतिक विज्ञान की जो 7 विधाएं होती हैं उनमें 6 विधाओं पर बहुत गहन अध्ययन किया, और बहुत गहन अध्ययन और शोध के पश्चात उन्होंने लगभग 6 विधाओं में, चाहे मैकेनिक्स हो, हाइड्रोस्टैटिक्स हो, हीट हो, वेव एंड ऑसिलेशन हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, मैग्नेटिज्म हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो, हर किसी पर उन्होंने बहुत ही अच्छे कार्य किए, इसलिए उनको हम फादर ऑफ फिजिक्स के नाम से जानते हैं। बट अमेरिका के जो साइंटिस्ट हुए जिनका नाम है एल्बर्ट आइंस्टीन, उन्होंने मॉडर्न ऑफ फिजिक्स की खोज की। एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, कंप्यूटर इत्यादि के क्षेत्र में कार्य एल्बर्ट आइंस्टीन का विशेष रूप से रहा, इसलिए उनको आधुनिक भौतिकी का जन्मदाता माना जाता है। तो वैज्ञानिकों ने शोध जब किया तो रिसर्च से पता चलता है कि सर आइजैक न्यूटन का जो आईक्यू लेवल है
आईक्यू लेवल जो होता है वो मस्तिष्क मापने का एक मात्रक होता है। तो सर आइजैक न्यूटन का आईक्यू लेवल 161.4 मिलता है, सबसे अधिक। सर आइजैक न्यूटन का आईक्यू लेवल अभी दुनिया में पैदा हुए इवन जितने वर्ल्ड हैं, पूरे वर्ल्ड में जितने लोग पैदा हुए हैं उन सभी लोगों में सबसे अधिक आईक्यू लेवल अगर किसी का था तो सर आइजैक न्यूटन का था, 161.4। दूसरे नंबर पर पाया जाता है एल्बर्ट आइंस्टीन का, जिनका आईक्यू लेवल 160.8 पाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो हम आगे बढ़ते हैं। सर आइजैक न्यूटन इंग्लैंड में पैदा हुए, गैलीलियो भी इंग्लैंड में पैदा हुए थे। तो जब गैलीलियो के नियमों को सर आइजैक न्यूटन ने अध्ययन किया और उन्होंने कहा कि गैलीलियो ने बिल्कुल ठीक कहा है, उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा, और उन्होंने न्यूटन ने जो अपना पहले नियम का प्रतिपादन किया वह वास्तव में न्यूटन का खुद का अपना नियम नहीं है, बल्कि गैलीलियो के नियमों में उन्होंने कुछ अपनी बातों को जोड़ करके अपने पहले नियम का प्रतिपादन कर दिया। क्या कहा? गैलीलियो ने क्या कहा था? जब कोई वस्तु विरामावस्था अथवा गत्यावस्था में हो तो विरामावस्था अथवा गत्यावस्था बनाए रखने की उसमें प्रवृत्ति होती है। इसी प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। इन्होंने ये जोड़ा उसमें, तो हम पहला लेंगे न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन के गति के नियम में बच्चों न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इसके 3 नियम होते हैं बच्चों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप सभी लोग कंफ्यूज ना होइए, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट नॉट ओनली हाई स्कूल बट ऑल्सो हमने देखा है इंटरमीडिएट के भी स्टूडेंट काफी कंफ्यूज होते हैं। एक गति का नियम आप लोगों ने पढ़ा है, वह गति का जो नियम था वह वास्तव में ऋजुरेखीय गति का था। ऋजुरेखी का मतलब जो एक सीधी रेखा में अगर कोई गति हो रही है तो उसके गति के नियमों को आपने पढ़ा था। 3 नियम आपको बताए गए थे, v बराबर u प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as। These are 3 important law belongs from law of motion, but here is talking about Newton's law of motion. What is difference between these two? There are so many difference. बच्चों मैं आप लोगों को गति के नियम के बारे में बता चुका हूं, तो आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। ये न्यूटन की गति के नियम हैं और जो आपने अभी पढ़ा है वह ऋजुरेखीय गति के नियम थे। तो न्यूटन ने 3 नियमों का प्रतिपादन किया। फर्स्ट लॉ है जड़त्व का नियम, जिसको हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं या जड़त्व के नियम को लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। दूसरा है न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इट इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम। इट इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण का नियम। दिस इज सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन। And third law of motion is called action and reaction law. Third law of Newton या Newton's third law of motion is called action and reaction law. न्यूटन के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का भी नियम कहते हैं। Action and reaction law it is called in English. Okay? तो ये आपके 3 इंपॉर्टेंट नियम हैं। हम तीनों नियमों की चर्चा बच्चों बारी बारी से करेंगे, आप लोग ध्यान देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। दिस इज कॉल्ड
दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। ओके, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी जड़त्व का नियम भी इसे कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो हम पहले चर्चा करते हैं जड़त्व का नियम। जड़त्व का क्या नियम है भाई? जड़त्व का नियम जैसे हमने बताया कि यह खुद न्यूटन द्वारा प्रतिपादित नियम नहीं है, बल्कि गैलीलियो के नियमों में कुछ संशोधन किया। क्या संशोधन किया? ध्यान से सुनिए। देखिए, गैलीलियो शायद ये बताना भूल गए थे कि जब कोई वस्तु गत्यावस्था अथवा विरामावस्था में हो तो उसके गत्यावस्था अथवा विरामावस्था में परिवर्तन तभी होता है जब उस पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है। और बिल्कुल सही है बच्चों, आप साइकिल चलाते हो, आप साइकिल लेकर के जाओ और साइकिल चलाने वाला रोड ऐसा हो जिसमें आपका फ्रिक्शनल फोर्स आरोपित ना हो, घर्षण बल ना लगता हो। ये जितनी भी रोड बनाई गई है, ये सभी रोड में क्या है? घर्षण है। घर्षण बल हमें आगे जाकर के हम आपको बताएंगे इस चैप्टर के बाद। यह हमेशा गति के विरोध में कार्य करता है। इट इज एक्ट ऑन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स कार्य करता है। अगर आप साइकिल पश्चिम से पूरब की ओर चला रहे हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स उस पर पूरब से पश्चिम की ओर आरोपित होगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपका फर्स्ट लॉ जो हम बता रहे हैं वो उन्होंने शायद गैलीलियो यह बताना भूल गए थे। न्यूटन ने कहा कि शायद गैलीलियो सर ये बताना भूल गए थे कि जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। अब जैसे बाह्य बल क्या होगा? साइकिल आपकी रुक क्यों जाती है बच्चों? बिल्कुल, आप साइकिल चला के छोड़ दो तो साइकिल चलती रहेगी। ऐसा रोड अगर बने जिसमें फ्रिक्शन न हो, घर्षण न हो, तो बिल्कुल आपकी साइकिल चलती रहेगी। लेकिन क्या ऐसा रोड बनाना व्यवहारिक होगा? जी नहीं। इसकी चर्चा हम घर्षण की चर्चा अगले वाले चैप्टर, जब घर्षण का चैप्टर आएगा तो उसमें हम डीपली चर्चा करेंगे। यहां पर आप जान लीजिए न्यूटन का प्रथम नियम, जब कोई वस्तु विरामावस्था अथवा गत्यावस्था में हो तो उसके विरामावस्था अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन तभी होता है जब उस पर कोई बाह्य बल आरोपित होता है। ठीक है बच्चों, तो आप लिख सकते हो जब कोई वस्तु विरामावस्था अथवा गति की अवस्था में हो तो उसके विरामावस्था अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन तभी होता है जब उस पर कोई बाह्य बल आरोपित होता है। दैनिक जीवन में ढेर सारी घटनाएं हम देख रहे हैं, बट ये मानव स्वभाव की एक प्रवृत्ति है जिसको हम पर डे देखते हैं, उसके बारे में शायद हम बहुत कुछ नहीं जानते हैं। दिस इज नेचुरल क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। हम पर डे देख रहे हैं, ऐसे होता है। ऐसे होता है का मतलब क्या है? कभी विज्ञान इसको नहीं कहता, विज्ञान प्रूफ के साथ हमेशा विश्वास करता है। तो हम पर डे देख रहे हैं, बहुत सी दैनिक जीवन में घटनाएं होती हैं। आप लोग बस में, कार में बैठते हो, आप बैठ गए बस में, अचानक ड्राइवर आया और गाड़ी को स्टार्ट किया, तो आप लोग किस साइड में झुकते हो? पीछे की ओर झुकते हो। आप लोग पीछे की ओर क्यों झुकते हो बच्चों? कभी आपने सोचने की कोशिश की कि हम पीछे की ओर बेंड क्यों होते हैं? विज्ञान हमेशा सोचने का विषय है। जितना थिंक करोगे उतना समझ में आएगा। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब ड्राइवर गाड़ी को चलाता है, अगर हम बस में बैठे होते हैं तो हमारा ये पैर वाला जो सरफेस होता है, जिस सीट पर हम बैठे होते हैं, वह वास्तव में फर्श, जो आपका बस का फर्श होता है, जिस पर हमारा पैर होता है, उसी पर आपकी कुर्सियां लगी होती है, सीट होती है, उस सीट पर आप बैठे होते हो। तो पैर से
यहां पर जांघ तक का जो आपका कमर तक का जो सरफेस होता है, कमर तक का जो सरफेस होता है वे ऑलरेडी जो है उसके टच में होता है, बस के संपर्क में होता है। और जो भी भाग बस के संपर्क में होता है तो जैसे ही गाड़ी चलती है वह गति में आ जाता है। पर कमर से लेकर के ऊपर वाला जो भाग है, ये कमर से लेकर के ऊपर तक का भाग एक किसी के संपर्क में होता नहीं है। और जैसे ही बस चलती है तो नीचे वाला पार्ट तो गति में आ जाता है, पर ऊपर का जो पार्ट होता है, अपर पार्ट ऑफ बॉडी, इसको खबर नहीं होती, ये गति में नहीं आ पाता। और नीचे वाला पार्ट आगे की ओर दौड़ना चाहता है, पर ऊपर वाला वही रुकना चाहता है। क्या होगा? जब नीचे वाला दौड़ना चाहे और ऊपर वाला वही रुकना चाहे तो स्वाभाविक है कि नीचे वाला जब आगे बढ़ेगा तो पीछे की ओर आप, अगला पार्ट पीछे की ओर झुक जाएगा। तो यही कारण है कि आप पीछे की ओर झुक जाते हैं। आपने देखा होगा अचानक जब ड्राइवर ब्रेक लगाता है तब आप आगे की ओर झुकते हैं, राइट? जस्ट इसी तरह की है कि जैसे ही गाड़ी चलने लगती है, ये हमने तुरंत की बात बताई कि तुरंत ऊपरी जो पार्ट होता है वह तुरंत जब गाड़ी स्टार्ट होती है तब गति में नहीं आ पाता। लेकिन जैसे ही गाड़ी चलने लगती है तो कुछ समय बाद बॉडी का पूरा पार्ट जो है वो मोशन में हो जाता है। अब पूरा पार्ट, अपर पार्ट और डाउन पार्ट, ये सभी पार्ट जो है बॉडी के वो मोशन में हो गए और गाड़ी भी आपकी मोशन में है। तो जैसे ही ड्राइवर जो है उसमें ब्रेक लगाता है तो ब्रेक लगाने पर गाड़ी रुकती है। जब गाड़ी रुकती है तो गाड़ी के संपर्क में जो आपकी कमर तक का पार्ट होता है वो रुकना चाहता है, बट ऊपर वाला पार्ट में कोई संपर्क नहीं होता। ऊपर वाला पार्ट दौड़ना चाहता है और नीचे वाला पार्ट रुकना चाहता है। यही कारण है आप आगे की ओर बेंड हो जाते हैं, आगे की ओर झुक जाते हैं। ठीक है बच्चों? और भी आप दैनिक जीवन में उदाहरण देखे होंगे। आम का सीजन अभी भी गर्मी में समाप्त हुआ है, तो आम के पेड़ पर चढ़ करके फल को तोड़ने के लिए उसकी डालियों को हिलाते हो। जैसे ही डालियों को आप हिलाते हो तो पका फल नीचे की ओर आ जाता है। आपने सोचा है कि ऐसे क्यों होता है? बस ऐसे होता है। बाल्यावस्था से आप लोगों ने देखा है ऐसे होता है, तो आप भी सोचते हो ऐसे होता है, बट ऐसा नहीं है। इसमें साइंटिफिक रीजन है, इसमें जड़त्व का नियम कार्य करता है बच्चों। कैसे? ठीक इसी तरह जैसे आपने डाली को पकड़ करके उसको हिलाना प्रारंभ किया तो डाली से लगा हुआ जो आपका तना का जो फल का डंठल होता है वो डंठल वाला भाग गति में आ जाता है। बट जो फ्रूट होता है मैंगो का या और किसी फल का, जिस फल को आप गिराना चाह रहे हैं, उस फल का जो फ्रूट होता है वो ऑलरेडी विराम में होता है और जड़त्व के कारण वो विराम में रहना चाहता है। बट डाली ऐसा नहीं करने देता। डाली कहता नहीं, चलो। डाली जो है वो क्या करता है? स्विंग करता है, झूलता है। जब डाली इधर उधर टू एंड फ्रो करता है, गति करता है, तो वह कहता है नहीं हम वहीं पर रुकेंगे। बट टू एंड फ्रो करने के कारण उन दोनों के बीच में तनाव उत्पन्न होता है। जब तनाव उत्पन्न होता है और तनाव उत्पन्न होने के कारण डंठल से फल अलग हो जाता है। जब डंठल से फल अलग हो जाता है तो बड़े प्यार से गुरुत्वाकर्षण अपनी ओर बुला लेता है, नीचे चले आओ, और फल चला जाता है नीचे। ठीक है बच्चों? तो ऐसे आप लोग पर डे अपना बिस्तर, बेडशीट वगैरह सेट करते हो। उसमें आपने स्वाभाविक प्रक्रिया के दौरान आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग बेडशीट हो गया, चादर हो गया, इसको थोड़ा झटकते हो, हाथ में लेकर के इसको झटकना प्रारंभ करते हो। ऐसा क्यों करते हो? ऐसा इसलिए करते हो कि जैसे ही आप इसको झटकते हो, बेडशीट हो गया या चादर हो गया, तो उसके जो रेशे होते हैं वे सभी जो है मोशन में आ जाते हैं। बट उस रेशों के बीच में बैठा हुआ डस्ट और धूल का जो कण होता है वह जड़त्व के कारण विराम में होता है और चाहता है विराम में ही रहें।
पर रे से जब इधर उधर गति करते हैं तो इससे उनके बीच में स्पेस आ जाता है। जब स्पेस आ जाता है तो गुरुत्वाकर्षण सबको अपने पास बुलाता ही है और गुरुत्वाकर्षण उसको भी अपने पास बुला लेता है। संसार की जितनी भी वस्तुएं होती हैं गुरुत्वाकर्षण सबको अपने पास बुलाने का कार्य करता है। बात समझ में आ रही है? तो ये सारे एग्जाम्पल आपके न्यूटन के गति के प्रथम नियम पर आधारित हैं। तो न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है वह व्यवहारिक नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आपको बताएंगे जो भौतिक विज्ञान का हार्ट बनता है वो है न्यूटन की गति का द्वितीय। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज हार्ट ऑफ फिजिक्स। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज हार्ट ऑफ फिजिक्स। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम वास्तव में भौतिक विज्ञान का, जैसे किसी प्राणी का जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है, हार्ट होता है, दिल होता है, उसी तरह से भौतिक विज्ञान का जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ। यह सिर्फ इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम की बात मैं नहीं बता रहा हूं, ये मैं आपको बता रहा हूं कि इस लॉ की वजह से आज हम इतने डेवलप हुए हैं, आज इतने सुख प्राप्त कर रहे हैं। नहीं, हमारे पूर्वजों को पता है, आपको बैलगाड़ी युग याद है, बैलगाड़ी युग हुआ करता था, बिजली बत्ती कुछ नहीं हुआ करती थी, लोग बैलगाड़ी से यात्रा करते थे, ऊंट गधे खच्चर इत्यादि जो है संसाधनों का प्रयोग किया करते थे। बट आज हम हवाई जहाज, एरोप्लेन, है ना, रॉकेट, अच्छे अच्छे विमान बना चुके हैं। तो यह वास्तव में जो इतना डेवलप हुआ है, इस डेवलप का एक ही नाम है, वह है सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन और इसके क्रिएटर हैं सर आइजैक न्यूटन। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने बड़ी सिंपल बात कही थी यार। उन्होंने बहुत ही सिंपल बात बताई है। उन्होंने इतना सिंपल बात बताई है, हम आपको सबको लगता है बड़ा ऑर्डिनरी है, बट इट इज नॉट ए ऑर्डिनरी वर्ड्स which are given by Newton. It is most important law. It is most important statement. तो हम चर्चा कर रहे हैं न्यूटन के द्वितीय नियम की। क्या कहा था न्यूटन? न्यूटन से पहले बल की परिभाषा, बल का एक जो प्रादुर्भाव था वह इस रूप से था। बल के बारे में लोगों की जो डिफिनीशन थी वो ये थी। वैसे तो बल की कई डिफिनीशन बनते हैं, लेकिन इवन न्यूटन से पहले जो बल की डिफिनीशन दी जाती थी वो भी डिफिनीशन सही है। बल वह धक्का या खिंचाव है, बल वह धक्का या खिंचाव है जो एक निकाय से दूसरे निकाय पर आरोपित होता है। जैसे फर्स्ट निकाय मेरा ये हैंड हो गया और सेकेंड आपका ये सरफेस है आपका व्हाइट बोर्ड का, तो मेरे हैंड के द्वारा इस पर क्या हो रहा है? आरोपित हो रहा है, बल जो है आरोपित हो रहा है। ठीक है बच्चों? तो फर्स्ट जो है वह मेरा हैंड है और सेकेंड आपका ये सरफेस है। तो उन्होंने जो बल की पहली परिभाषा न्यूटन से पहले दी गई, बल वह धक्का या खिंचाव है जो एक निकाय से दूसरी निकाय पर आरोपित होता है। एक डिफिनीशन बल की इस प्रकार दी गई, बल वह धक्का या खिंचाव है जो एक निकाय से दूसरी निकाय पर आरोपित होता है। ठीक है बच्चों? दूसरी परिभाषा इसमें दी गई, बल वह बाह्य कारक है। दिस इज नॉट ए इंटरनल, है ना, दिस इज नॉट ए इंटरनल फैक्टर, दिस इज एक्सटर्नल फैक्टर। यह कोई इंटरनल कारक नहीं है, फैक्टर नहीं है, यह बाह्य कारक है। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की
स्थिति में परिवर्तन कर दे अथवा परिवर्तन करने की स्थिति ला दे। My force is not sufficient to displacement of this wall. मेरा बल पर्याप्त नहीं है कि मेरा बल इतना पर्याप्त नहीं है बच्चों कि मैं इस वॉल को डिस्प्लेसमेंट कर सकूं। लेकिन बल तो हमने लगाया, बल तो हमने पूरा लगाया। तो बल की जो परिभाषा दी गई, बल वह बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दे। स्थिति परिवर्तन का मतलब वस्तु अपने स्थान से विस्थापित होकर के दूसरे स्थान पर पहुंच जाए, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दे अथवा परिवर्तन करने की प्रवृत्ति ला दे। ये दूसरी डिफिनीशन है, ये न्यूटन से पहले की डिफिनीशन है। ऐसा नहीं है कि डिफिनीशन गलत है, लेकिन यह डिफिनीशन बल के बाह्य स्वरूप के आधार पर दिया गया था। यह बल के आंतरिक गुणों के आधार पर डिफिनीशन नहीं है। आंतरिक गुण क्या है ये देख लो। बल, फोर्स, यह दो बातों पर निर्भर करता है। दो बातों, मेरे हाथ में एक मार्कर है बच्चों, ये मार्कर का कुछ मास होगा 25 ग्राम या 50 ग्राम, ऐसे ही इसका मास होगा, इसका द्रव्यमान होगा। और ये मार्कर अगर हम अपनी पूरी ताकत से इसको हम फेंकें तो इसके द्वारा कुछ बल भी लगेगा। लेकिन अगर इससे बड़ा मार्कर, जैसे एज्यूम किया ये मार्कर 50 ग्राम का है और एक हमने दूसरा मार्कर ले लिया 100 ग्राम, तो दोनों के द्वारा समान हमने वेग से अगर हम दोनों को क्या करें, प्रक्षेपित कर रहे हैं, तो बताइए किसके द्वारा बल ज्यादा आरोपित होगा। आपको अगर आपके ऊपर फेंका जाए तो बताइए दोनों में जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसके द्वारा आपको चोट अधिक लगेगी। इसका मतलब यह है कि जिसका द्रव्यमान अधिक है उसके द्वारा बल आरोपित अधिक होता है। ठीक है बच्चों, जिसका द्रव्यमान अधिक होता है उसके द्वारा बल अधिक आरोपित होता है। तो बल किस पर निर्भर किया? द्रव्यमान जब ज्यादा है तो बल ज्यादा है, द्रव्यमान जब कम है तो बल कम है। इसका मतलब फोर्स जो है वह मास के अनुक्रमानुपाती होता है। फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मास, यानी फोर्स जो है वह मास के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा चीज, क्या फोर्स केवल मास पर ही निर्भर करता है? एक चाटा हमने धीरे से लगाया और दूसरा चाटा हमने तेज लगाया। दोनों तो चाटा लगाया वही, मेरे हाथ का जो मास है वो तो वही है, लेकिन दोनों बार क्या आपको चोट बराबर लगती है? आपने फीलिंग किया है? शिक्षकों के द्वारा भी आपको चाटा लगा होगा, घर में मम्मी पापा के द्वारा भी आपको चाटा लगा होगा। तो आपने इस बात को फीलिंग की है किसके द्वारा चोट आपको ज्यादा लगता है? जब आपने हैंड का वेग अधिक होगा तो फोर्स ज्यादा एग्जर्ट करेगा, और जब हाथ का वेग कम होगा तो फोर्स कम एग्जर्ट करता है। इसका मतलब यह है वेग, यानी वेग से क्या उत्पन्न होता है बच्चों? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो वेग परिवर्तन की जो दर होती है वह क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। इसका मतलब यह है कि बल त्वरण पर भी निर्भर करता है। द्रव्यमान अधिक होगा तो बल अधिक होगा, त्वरण अधिक होगा तो बल अधिक होगा। इसका मतलब यह है किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। तो आप सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन
में जो लिखेंगे वो लिखेंगे किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है। बच्चों, माना वस्तु का द्रव्यमान m तथा त्वरण a है, अतः आरोपित बल F इज प्रोपोर्शनल टू m, दिस इज फर्स्ट, और दूसरा होगा F इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू a। ये दो चीजें होंगी, फोर्स जो है मास के अनुक्रमानुपाती होगा और फोर्स जो है एक्सेलरेशन के अनुक्रमानुपाती होगा। दोनों को जब हम मिलाते हैं समीकरण 1 व 2 से तो क्या हो जाएगा बच्चों? F इज प्रोपोर्शनल टू m इंटू a। अब हम जानते हैं किसी भी प्रोपोर्शनल मार्ग को अगर हमें इक्वलिटी के मार्ग में चेंज करना है तो किसी नियतांक का गुणा करना पड़ता है। तो k m a, जहां k एक नियतांक है, प्रयोग से k इक्वल टू 1 पाया गया। तो प्रयोग से इसका मान क्या पाया गया? 1 पाया गया। तो ये हो जाएगा F बराबर m a, या एक सूत्र बनता है F इक्वल टू m a। ठीक है बच्चों, तो ये न्यूटन के गति के द्वितीय नियम पर आधारित जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है F बराबर m a बनता है। अब न्यूटन की गति के नियम अभी समाप्त नहीं होते हैं। न्यूटन की गति के नियम का पार्ट 1 आज हमने आपको पढ़ाया है। अगले दिन हम पार्ट 2 पढ़ाएंगे जिसमें न्यूटन की गति के द्वितीय नियमों का एक्सपेंशन। ये तो अभी हमने न्यूटन की गति का द्वितीय नियम का एक साधारण इक्वेशन बताया है, इसका एक्सपेंशन होता है। एक्सपेंशन के द्वारा संवेग संरक्षण का नियम बनता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगले दिन हम आपको संवेग आयाम, संवेग संरक्षण का नियम और इसके एप्लीकेशन तथा न्यूटन के द्वितीय नियम द्वारा फर्स्ट नियम की व्याख्या कैसे करेंगे, हाउ टू डिस्क्राइब न्यूटन फर्स्ट लॉ बाय सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन। ओके, तो बस आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।